एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इस चैप्टर को करने के लिए आपको कौन कौन से कंसेप्ट पहले पता होने चाहिए, तो उनमें से कुछ हैं। सबसे पहला तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का ही इन्वर्स होता है, तो अगर ये पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है आपका वो कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, तो सेक थीटा अगर आपका बी अपॉन एच है तो सेक थीटा आपका एच अपॉन बी हो जाएगा। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी टेन थीटा हो जाएगा आपका कितना, कॉट थीटा बराबर बी अपॉन पी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें पहले पता होना चाहिए कि P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस होता है। और ये तीनों जो साइड हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं, जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हो ABC ट्रायंगल में। अब ABC ट्रायंगल में हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, तो हाइपोटेनियस हमेशा उस साइड को कहेंगे, या कह सकते हैं वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है जो कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है, यानी जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसके जो अपोजिट जो साइड होगा उस साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। रही बात ये साइड एक BC और ये AB, तो BC बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा AB, लेकिन हमेशा BC बेस नहीं हो सकता। बेस कब होगा, तो हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि रेफरेंस एंगल कौन है। अगर रेफरेंस एंगल हमने यहाँ पर C वाला लिया है, मान लो यहाँ पर है थीटा, तो ये रेफरेंस एंगल हो गया। तो जिस साइड पर रेफरेंस एंगल और 90 डिग्री दोनों हो तो वो साइड आपका बेस कहलाता है। और फिर ये बेस हो गया तो दूसरा वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर रेफरेंस एंगल हम यहाँ एंगल A पर लेते, लाइक यहाँ पर अगर कोई थीटा वैल्यू होती और रेफरेंस एंगल A होता, तो फिर हम देखते कि ये वो साइड है AB जो कि रेफरेंस एंगल और 90 डिग्री दोनों को रखा हुआ है, या दोनों एंगल के लिए कॉमन साइड AB हो गया। तब उस टाइम ये बेस बन जाता और ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाता। तो बेस और परपेंडिकुलर को ध्यान से देखना है। तो फिलहाल हम रेफरेंस एंगल के तौर पर अगर हम इस एंगल C को ले लेते हैं यानी थीटा, तो बेस आपका कौन सा हो जाएगा, बेस नीचे वाला हो जाएगा BC, और परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा। ये कंसेप्ट, ये छः टी रेशियो याद होने के बाद फिर आपको कुछ आइडेंटिटी, हालांकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इन आइडेंटिटीज़ का कम यूज है, और फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि ये तीन फार्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, जिसका प्रूफ आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा। फिर इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि वैल्यू ऑफ सम एंगल्स, सम स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से, जैसे कि ये जो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन्हें स्टैंडर्ड एंगल बोला जाता है। और इन स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू ट्रिगो के तीन मेन जो रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पे वैल्यू निकालना है। तो अगर ये टेबल आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाना आता है तो इस टेबल को कैसे बनाया जाता है, तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल टाइप का इस तरह बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बनाने के बाद एक कॉलम जो है आपका, ये तीनों टी रेशियो के लिए होगा। जैसे कि सबसे पहले साइन थीटा लिखेंगे, फिर कॉस थीटा लिखेंगे, और फिर टेन थीटा लिखेंगे। और फिर इस पे अलग अलग एंगल पर सब पर बनाइए। जैसे कि ये वाला 0 डिग्री पे हो गया, फिर ये वाला जो हो गया आपका 30 डिग्री पे हो गया, फिर ये वाला जो हो गया आपका 45 डिग्री हो गया, और फिर ये जो है आपका 60 डिग्री पे हो गया, और लास्ट ये जो है इसको 90 डिग्री का बना लेते हैं, और इससे हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब इसके बाद क्या करना है, और ये जो टी रेशियो है इसको इसी सीक्वेंस में लिखना होना चाहिए। साइन कॉस से सब ऊपर नीचे नहीं करना, सबसे पहले साइन को करना है, फिर कॉस, फिर टेन को। अब इसके बाद हमें करना है क्या, यहाँ से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ ये साइन वाले में करना है, और इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिया हमने। 4 से डिवाइड करने के बाद एक काम और करना है, इनका स्क्वायर रूट निकाल देना है।
इनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो ये आपका यहाँ पर ये स्क्वायर रूट सबका आ गया ये। अब स्क्वायर रूट करने के बाद इन सब की वैल्यू लिखिए। तो 0/4 रूट के अंदर 0 ही आएगा और 0 का रूट जो होता है वो 0 ही होता है। तो यहाँ पर ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई रियल नंबर में। फिर 1/4 30 पर है वैल्यू, तो 1 का वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर 1 आएगा और 4 का कितना आएगा 2 आएगा। तो ये 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये कट गया। तो 1 का स्क्वायर रूट बाहर 1 आएगा और रूट के अंदर 2 है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी 45 पे वैल्यू 1/√2 है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं कट रहा है तो 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा और 4 के बदले क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 बचा और स्क्वायर रूट के अंदर 1 से बाहर आएगा तो कितना 1 आएगा। लेकिन स्क्वायर रूट 1 = 1। और सिर्फ ये मेहनत सिर्फ साइन में करना है। कॉस में क्या करना है, जस्ट इसको उल्टा लिख देना है। यानी जो साइन 90 डिग्री पे वैल्यू आई है कॉस के वो 0 डिग्री पे आएगा। जैसे कि इधर से लिखना स्टार्ट कर देना है, ये यहाँ पर कर देना है हमको ये 1, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर कर देना है जो कि आएगा कितना √3/2, फिर ये क्या आएगा 1/√2। और आप देख पा रहे हैं 45 पे साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों बराबर है जो कि है 1/√2। फिर 60 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और फिर यहाँ पर वैल्यू 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर हमें पता होना चाहिए कि होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूँगा sin 0 डिग्री अपॉन में cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 0 है। cos 0 की डिग्री की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कितनी 1, तो 0/1 कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ आ गया tan 0 की वैल्यू 0। सेम tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालें तो यहाँ पर आप लिखोगे sin 30 डिग्री और अपॉन में cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी 1/2 है, तो ऊपर में 1/2 आया और नीचे में cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, √3/2 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला 1/2 एज इट इज रहा और ये वाला हिस्सा क्या होगा पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा और ये कटा और ये कट के कितना हो गया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/√3। बहुत यूज़ होता है इस वैल्यू का tan की वैल्यू, इसलिए ध्यान में रखना। tan 45 पे देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों सेम कट के कितना 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका करोगे आप तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी और ये 1/0 आ जाएगा tan 90 की वैल्यू और 0 डिनोमीटर में आता है तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। तो ये इस तरह टेबल बनता है। ये टेबल ज़रूर याद रखना चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़े। यह टेबल याद होने के बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखो। इसको समझने के लिए मैं ऐसा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक BC जैसा ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये जो है कोई एक बड़ी सी टावर बिल्डिंग या पेड़ जो मान सकते हो आप, जो कि वर्टिकल पोजीशन में ग्राउंड पे स्टैंड कर रही है। वर्टिकल पोजीशन यानी 90 डिग्री बनाएगा। और इस बिल्डिंग के टॉप पार्ट यानी A पॉइंट को अगर हम नीचे से C पॉइंट से देखें तो लाइन ऑफ साइट आपकी ये येलो वाली जो एरो है इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हो गया ये लाइन हाइपोटेनियस जो है। और ये लाइन ऑफ साइट और ये जो नीचे का जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ये वाला, इसके साथ जो एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। या सिंपल शब्द में अगर हम इसको कहें तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो ग्राउंड है उसके बीच का जो एंगल होता है कब, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हो। ऊपर की तरफ मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तब उस टाइम इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। फिर आता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड का मतलब होता है नीचे में। तो डिप्रेशन का मतलब इस बार उल्टा कि मान लीजिए A पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है या आप हो और यहाँ से ऊपर से आप नीचे के C पॉइंट को देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा ऐसे और लाइन ऑफ साइट यही रहेगा। और लाइन ऑफ साइट और जो एंगल किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ A पॉइंट पे तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं ये जो नीचे ग्राउंड की लाइन है ये वाली BC के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ खींच दिया है वर्चुअली। और ये जो पैरेलल है किसके, ग्राउंड वाले लाइन के, और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच का जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो उस टाइम जो लाइन ऑफ साइट और
पैरेलल लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल जो है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब आप नीचे से देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन, ये जो लाइन आपने हॉरिजॉन्टल के पैरेलल खींचा है और जो रियल में यहाँ ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ये जो AC लाइन यानी लाइन ऑफ साइट है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है। तो वहाँ पर आपका ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरह का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। और जब लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट पता है तो अब हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। नंबर 1, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो एक टावर है, ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड का ये लेवल बना लेते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड पे एक टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए इसका मतलब है कि वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये टावर का नाम हमने दे दिया, मान लिया A, और ये B पॉइंट जहाँ 90 डिग्री है वो B, ये बॉटम हो गया आपका टावर का B पॉइंट। अब बोला गया है क्या उसके आगे कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से, और फिर आगे विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर कौन सा? ये B पॉइंट हो गया आपका। इससे कितनी दूरी पर? 15 मीटर अवे। 15 मीटर अवे तो 15 मीटर दूर मान लेते हैं हम, यहाँ इसी ये पॉइंट हो गया, ये मान लिया हमने C है, जो कि B से C तक की बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर है। 15 मीटर लिख दिया। और बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। 60 डिग्री पाया गया है। तो 60 डिग्री कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है? तो हमने क्या पढ़ा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये जो लाइन ऑफ साइट ये C से A गया, और ये लाइन ऑफ साइट C से A, B और BC के साथ जो एंगल ये बनाएगा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, जो कि है कितनी? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री दिया हुआ है। और फिर हमें आगे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो टावर AB है यही आपका हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। ये निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना है। गिवन क्या दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर है, या सबसे पहले थीटा की वैल्यू 16 डिग्री है, और जो दूरी है ये BC, ये आपको कितना है? 15 मीटर है। और एक चीज़ और हमें पहले ये मान लेना है कि लेट AB जो है B टावर है, और हमें निकालना है इसमें हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर जो कि है किसके बराबर? AB के बराबर, यानी ये निकालना है हमें। अब सोचना कैसे है और कौन सा फॉर्मूला लाएंगे? तो जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें पहले ध्यान देना है कि हमको गिवन क्या है। ठीक है, गिवन में जैसे कि ये वाला साइड जो है, अब ये वाला जो साइड है और ये जो एंगल दिया हुआ है, तो उसके बिहाफ में ये वाला साइड क्या होगा? बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, या हाइपोटेनियस होगा, वो देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 15 मीटर ये BC है, और BC वो लाइन है जिस पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये 90 डिग्री जो है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी इसका मतलब ये वाला साइड क्या होगा? बेस होगा हमारा, और ये बेस होगा तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनियस तो कौन होता है? जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होता है, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो मुझे बेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब हम ये सोचेंगे कि वो कौन सा T रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का टर्म आता है। तो वो है tan थीटा या cot थीटा, और tan थीटा से हम ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे कि सिंस tan थीटा इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आपकी है 60 डिग्री दी गई है एंगल ऑफ एलिवेशन। परपेंडिकुलर कौन सा है? AB है, AB लिख दिया हमने। बेस कौन सा है? तो ये BC है,
जिसकी वैल्यू 15 मीटर है। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हम इस टेबल की मदद लेंगे जैसे अब हम पढ़ा था। तो ये tan 60 डिग्री है, tan थीटा और 60 डिग्री कहाँ पर है, ये है। तो इसकी वैल्यू कितनी है tan वाले कॉलम में, √3। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान सा है ये। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और ये आपका यहाँ पर AB अपॉन में 15। तो अब AB की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो AB को 1 से किया तो AB, और यहाँ 15 √3, और ये मीटर में है तो मीटर में आंसर आपका आ गया। तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ टावर। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, यानी ये जो पोल है इसकी हाइट 5 मीटर दी गई है और ये इलेक्ट्रीशियन है, इसे यहाँ पर कोई फॉल्ट सही करना है। अब सी नीड्स टू रिच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक रिपेयर वर्क, यानी जो काम करना है यहाँ पर इसे, यहाँ सही से काम करने के लिए इसे किस पॉइंट पे पहुँचना है, इस बी पॉइंट पर। और ये बी पॉइंट क्या है, ये ऊपर से यानी टॉप से 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब इसके आगे क्या पूछा है हमें कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी ये जो सीढ़ी है इसकी क्या लंबाई होनी चाहिए। दैट शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा हो, 60 डिग्री बना रहा हो, तो उस कंडीशन में इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके आगे फिर क्या, फिर एक चीज़ और भी पूछेगी, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी फुट ऑफ द पोल ये वाला पॉइंट हो गया आपका डी पॉइंट। इस फुट ऑफ पोल से शुड कितनी सी प्लेस फुट ऑफ द लेडर, यानी लेडर की दूरी कितनी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ये लेडर का फुट हो गया और डी जो हो गया ये पोल का फुट हो गया। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले ये जो पोल है हम ये बना लेते हैं। ये AD से पोल हो गया आपका, ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल ये DC हो गया आपका, और लेडर जो लगाया मान लिया इस पॉइंट पर इसने यहाँ लगाया, इस पॉइंट का नाम B पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये D पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया, और यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और ये टॉप पॉइंट जो है ये A पॉइंट है। अब हमें एक तो ये लेडर यानी BC की लंबाई निकालनी है, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये निकालनी है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो यहाँ टॉप से जहाँ तक सीढ़ी अटकी हुई है इसकी ऊंचाई 1.3 मीटर, और ये पूरी जो पोल है इसकी हाइट हमें दी गई है 5 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे कि गिवन कि पोल जो है, पोल जिसे हम किससे मानना है AD को, ये दिया हुआ है 5 मीटर, और AB यानी जो हाइट ऊपर से है वो हमें 1.3 मीटर दिया हुआ है। अब हमें जो भी फॉर्मूला पता है राइट एंगल से रिलेटेड पता है, और राइट एंगल कहाँ से कहाँ तक बन रहा है आपका BDC और ये B। तो मुझे इसी ट्रायंगल का सारा साइड निकालना होगा। तो जैसे कि एक साइड हमें लग रहा है कि BD मिल जाएगा। कैसे कि अगर मैं पूरे AD में, पूरे यहाँ से यहाँ तक AD में मैं माइनस कर दूँ किसे, इस AB को, यहाँ से यहाँ तक को, तो हमें BC मिल जाएगा। तो वो करने के लिए सिंस हमें BD निकालना है तो BD के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, BD इक्वल टू AD माइनस AB। तो AD की वैल्यू आपकी है 5 मीटर और AB की वैल्यू है 1.3 मीटर, और इसको अगर जब आप घटाओ तो ये हो जाएगा 7 और ये 3.7 मीटर, ये BD की वैल्यू हो गई, BD की वैल्यू हो गई। और अब हमें दो चीज़ें निकालना है, एक लेडर की हाइट निकालनी है और एक दूसरा लेडर और पोल के फुट के बीच का डिस्टेंस। तो पहले किसी एक पे फोकस करते हैं। चलो, अगर मेरा पहला मन किया कि हम निकालना चाह रहे हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन फुट्स दोनों के, यानी कितना हमको DC निकालना है। तो ये जो DC है तो हम पहले पता कर लेते हैं कि DC क्या है। तो देख रहे हैं कि रेफरेंस एंगल और ये 90 डिग्री, पोल तो 90 डिग्री में खड़ा रहता है, तो ये इन दोनों के लिए कॉमन साइड कौन सा आ रहा है, DC आ रहा है। जो कॉमन साइड होता है उसे हमें पता है क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। और ये क्या होता है हमारा BD जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो ये DC जो है हमारा बेस हो गया,
हमको बेस निकालना है और हमें हमारा अभी जो निकला है बी डी, जो कि है क्या, एक परपेंडिकुलर है ये है। तो सिंस टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी और वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, परपेंडिकुलर ये बी डी हो जाएगा और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी सी हो जाएगी, बेस की वैल्यू डी सी। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, टेबल अभी हमने पढ़ा था, जो कि होता है √3। और बी डी की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, 3.7 और डी सी हमें पता नहीं है और यही तो निकालना था। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी सी इंटू √3 इक्वल टू 3.7 और यहाँ से अगर मैं डी सी की वैल्यू सिर्फ निकालूँ तो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन में √3। अब ये भी आंसर सही है, लेकिन हमारा जो ज़्यादा बेहतर आंसर होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। जैसे कि जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह का इरेशनल नंबर √3 क्या आए तो अब इसको रैशनलाइज कर दो। वो होता है कैसे कि इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.7 √3 और होल अपॉन 3। आप इसको फर्दर पॉइंट में और भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर यहाँ तक भी सही है। तो ये जो है ये डिस्टेंस निकल गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फुट्स, यानी दोनों की जो फुट है पोल और लैडर की, वो हो गई आपकी 3.7 √3 और होल अपॉन 3 मीटर, ये आंसर। और अब हमें लैडर की भी लंबाई निकालनी है। तो लैडर की लंबाई निकालनी है तो लैडर यानी इस बार क्या है, ये लैडर कौन है, BC है और BC है क्या, हाइपोटेनियस है। अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और इसके साथ मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। और तीसरा क्या कि दोनों पता है तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो या टी रेशियो लगा दो। तो हाइपोटेनियस निकालना है और मान लो मुझे परपेंडिकुलर पहले से पता है तो मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है। तो सिंस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये BD हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर BD हो जाएगा और BD की वैल्यू कितनी है 3.7। तो मैं यहाँ पर 3.7 लिख देता हूँ और हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, यानी लैडर की लंबाई। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है कितनी, √3/2। ये टेबल से आपको मिल जाएगा और ये 3.7 अपॉन में h। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू h और ये 2 टाइम्स करेंगे इसको तो 4 और ये 7.4 हो गया। और यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो 7.4 और √3 यहाँ नीचे आ जाएगा और फिर से उसी तरह का फॉर्मेट आएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई और ये हो गया 7.4 √3 और होल अपॉन में 3 मीटर। ये हो गई क्या, लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, ऐसे दोनों आंसर आपका आ गया। एग्जाम्पल 3, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर की हाइट दी गई है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, यानी एक चिमनी भी है और चिमनी से उस ऑब्जर्वर की दूरी दी गई है 28.5। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, यानी वो जब नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है जिसका मतलब वो नीचे से जब चिमनी के टॉप को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है। और हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, तो चिमनी की हाइट क्या है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ऑब्जर्वर है और एक चिमनी है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ग्राउंड पर होंगे। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ये ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड पे सबसे पहले मान लिया हमने यहाँ पर ये एक चिमनी डाल दिया है, जो कि हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ग्राउंड में रहता है। और इस चिमनी का नाम चलो डाल देते हैं, ए टॉप पॉइंट हो गया और बॉटम पॉइंट बी पॉइंट हो गया। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वर की हाइट भी दी गई है, तो यानी ऑब्जर्वर को भी हमें लंबा दिखाना होगा, नहीं तो हमेशा पहले ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट को दिखा देते हैं, लेकिन पॉइंट मतलब कि उसकी आंखों का पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक हाइट दी गई तो हम हाइट भी मेंशन करना होगा। तो ये मान लिया कि ऑब्जर्वर ये हो गया, ऑब्जर्वर आपका हो गया CD, इसका नाम C यहाँ पर, जहाँ पर आइज़ होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, और ये D जहाँ पर उसके पैर होंगे, फुट होंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, तो आँखों से जो लाइन ऑफ साइट नीचे से कहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये लाइन ऑफ साइट की लाइन हो गई, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। अब ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनता है,
तो ग्राउंड के साथ बनता है, लेकिन ग्राउंड यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राउंड के पैरेलल अगर खींच लिया हमने तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा हमारा। और ये कितना दिया हुआ है आपको पहले से, 45 डिग्री दिया हुआ है। और ये ऑब्जर्वर की हाइट भी हमें दी गई थी कितनी, 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। और जो दूरी दी गई है कहाँ से, चिमनी के फुट से और जो लड़की है उसके फुट तक, तो वो दिया हुआ है कितना, 28.5 मीटर दिया हुआ है। और मुझे निकालना है ये पूरे चिमनी की हाइट। पूरे चिमनी की हाइट कैसे निकलेगी, तो पूरे चिमनी की हाइट में आपको मान लेते हैं कि यहाँ से ए तक ये भी निकालना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा तो राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा कर ही निकल जाएगा। और बाकी ये हिस्सा कैसे निकलेगा, तो ये हिस्सा देखो क्या है कि यहाँ 90 डिग्री था, तो ये भी 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, ये भी यहाँ पर क्या 90 डिग्री पर ही होगा, तो ये भी 90 डिग्री। तो ये एक तरह का क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो जितना ये अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जितना ये है उतना ये होगा, और जितना ये वाला है उतना ही ये होगा। तो ये है आपका 1.5, तो यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ से यहाँ तक। तो यानी ये तो पहले से हमको पता है, बस हमें वो निकालना कौन सा है, ऊपर वाला निकालना है। जैसे कि इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ई पॉइंट, तो ए ई निकालना रह गया। और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ई सी। अब इसे लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे एग्ज़ाम में हम करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन ले लेना है। गिवन में हमें दिया हुआ है ऑब्जर्वर की, तो ऑब्जर्वर कौन है हमारा, सी डी की दिया हुआ है हमें कितना 1.5 मीटर। फिर एक डिस्टेंस दिया हुआ है बी डी, तो वो बी डी जो है वो हो गया 28.5 मीटर। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा की वैल्यू दी गई है, वो है आपके पास कितनी 45। और मुझे निकालना है हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी ये क्या है, पता कर लो कि परपेंडिकुलर है या बेस है। तो एंगल यहाँ पर है हमारे पास, और हम जानते हैं कि एंगल जो रेफरेंस एंगल जैसे कि 45 डिग्री है ये एंगल, और 90 डिग्री जिस साइड पे रहे वह साइड क्या होता है, बेस होता है। तो ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो मुझे निकालना है हाइट ऑफ चिमनी निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। और ये 28.5 होगा, तो यहाँ से ये भी 28.5 यहाँ से यहाँ तक होगा ये। तो यानी बेस हमें दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा टी रेशियो है जिसमें कि ये दोनों होते हैं, कौन कौन, परपेंडिकुलर और बेस, तो वो होता है आपका tan थीटा। तो सिंस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से आपका tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री होती है, दी हुई है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, और बेस कितना है हमारे पास 28.5 है। तब यहाँ से इसके आगे क्या है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेबल से आप देख लोगे, और ए अपॉन में 28.5। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो गया क्या, ए इक्वल टू 28.5 मीटर ही हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ ए निकला है, हमें पूरे टावर की हाइट चाहिए, तो हमें इसमें और भी क्या ऐड करना होगा, ये ई बी भी ऐड करना होगा, ये ई बी भी ऐड करना होगा। तो यानी पूरा ए बी, हेंस यहाँ से हेंस हाइट ऑफ टावर, तो कितना हो जाएगा, तो ये ए प्लस ई बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 28.5 और ई बी की वैल्यू 1.5, तो ये आप जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 मीटर। ये हो गया आपका आंसर टावर की। ठीक है। एग्जाम्पल 4, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर लंबी बिल्डिंग की एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है 30 डिग्री है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम कहाँ से, पी से, इज 45 डिग्री है। इस सिचुएशन का डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड पे एक पी पॉइंट है, तो ग्राउंड हमने ये बना लिया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, एक बिल्डिंग का जो कि 10 मीटर ऊंचा है। तो हम यहाँ पर एक बिल्डिंग भी यहाँ बना लेते हैं इस तरफ, और ये बिल्डिंग जो होगा ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होगा। बिल्डिंग के टॉप को नाम देते हैं ए, और ये बॉटम पार्ट को बी।
और P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो जाता है वो ये है, और ये कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब बोला ये गया है कि बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग को फिक्स किया गया है, तो ये मान लिया ये फ्लैग हो गया, आपका फ्लैग का जो अपर पॉइंट है वो मान लिया F है। और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फ्लैग का टॉप पार्ट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो मैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसी P पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट से ये हो गया आपका, जो कि है कितना 45 डिग्री के, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। और फिर फाइनली हमें निकालना क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, यानी फ्लैग स्टाफ की लंबाई ये निकालनी है। और उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी बिल्डिंग की डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट P से ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको वही ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, तो आप अगर देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला आप देख सकते हो, ये बन रहा है, और दूसरा क्या है, ये वाला बड़ा वाला बन रहा है यहाँ पर F से, ठीक है। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल देखा है। अब जब भी इस तरह का एक से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल बने तो वैसे ट्रायंगल में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि दोनों ट्रायंगल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, यानी इक्वल है, ताकि वहाँ से हम इक्वेशन बना सके। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है आपका ये BP, ये कॉमन पॉइंट है। तो हम दोनों ट्रायंगल में इसको हमेशा रखेंगे और जो हमें निकालना है उस पर काम करेंगे। तो देखते हैं आगे कि हमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है इसका, कि गिवन पहले लिख लिया हमने। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, बिल्डिंग की ऊंचाई हमें दी गई है, यानी कि बिल्डिंग है हमारे पास, वो है आपका कितना AB, और इसकी हाइट हमें दी गई है 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है। तो और हमें निकालना क्या क्या है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है, ये निकालना है। और तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे, और ये हमें यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना, A से B 10 मीटर। तो ये तो हमें पहले पता किया कि भाई ये वाला साइड जो है ये कॉमन है, तो इसे तो लेना ही होगा। और जो चीज़ निकालना है और भी, तो ये किसका हिस्सा है, परपेंडिकुलर का हिस्सा है, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जो हमें कॉमन दोनों में दिया हुआ और निकालना भी है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस टी रेशियो में होता है, तो वो होता है tan थीटा में। तो सिंस tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हम ये किस ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं, तो कोई सा भी आप ले लो राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल आप अगर मान लो सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं ABC, ABC में थीटा कितने के बराबर है, तो ABC में तो थीटा आपका 30 डिग्री था, चलो इसको θ1 नाम दे देते हैं। तो ये यहाँ से tan θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इस ABC ट्रायंगल के लिए, तो वो होगा AB, और AB की हाइट दी गई है 10, और बेस कौन हो जाएगा, ये BP हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर BP को ऐसे लिख देता हूँ। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए टेबल से, जो कि होती है 1/√3, और ये आपका 10 में BP, और यहाँ से BP की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो BP = 10√3। ये आ गया आपका BP 10√3 मीटर, यानी एक आंसर निकल गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल चुका है दो, ठीक है। और लेकिन और ये भी हमको फ्लैग स्टाफ की लंबाई निकालनी है, तो फ्लैग स्टाफ की लंबाई निकालने के लिए इस बार मुझे बड़े वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे कि इन ट्रायंगल FBP, इन ट्रायंगल FBP, तो ये ट्रायंगल है हमारा, इसको यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में हमें ये वाला हिस्सा हमको निकालना है, ये फ्लैग स्टाफ वाला, जो कि है किसका हिस्सा, इस पूरे परपेंडिकुलर पार्ट का। और हमें कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो इन दोनों को मेंशन करेंगे। ये B है और ये परपेंडिकुलर है, तो किस में होता है, tan थीटा। चलो इस बार एंगल दूसरा ले रहे हैं, 40 θ/2, θ/2 की वैल्यू इसमें देख रहा हूँ दिया हुआ है मेरे को कितना, 45 डिग्री।
तो ये भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, तो पूरा कितना है, एफ बी है, एफ बी है परपेंडिकुलर, और बेस आपका कौन सा हो गया, बी पी हो गया। और ये टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 10, और एंगल कितना हो गया है वो 45। तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये एफ बी अपॉन में बी पी। और हमने इससे पहले बी पी की वैल्यू निकाली है कितनी, 10√3। तो ये हो गया आपका 1 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ बी पी की वैल्यू। तो बी पी की वैल्यू है आपके पास बीपी की वैल्यू है एफ बी ये हो गया, और बीपी की वैल्यू है 10√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना हो गया ये आपका, एफ बी इक्वल टू 10√3। 10√3 हो गया, ये एफ बी निकल गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा निकल गया, लेकिन मुझे तो एफ ए निकालना था। तो सिंस एफ ए बराबर, तो क्या होगा, एफ बी माइनस ए बी। एफ बी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ए बी यहाँ से यहाँ तक, इसको माइनस करेंगे तो ए बी तो 10 दिया हुआ है हमें, और ये सॉरी ए बी हमें 10 दिया हुआ है, और एफ बी की वैल्यू कितनी है आई है हमारी 10√3। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है 10, ले लो 3, यहाँ बचा कितना 1, और ये 10 और √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो ये हो गया 10 और 1 जो बन गया तो कितना 0.73, और ये हो गया आपका कितना 7.3 मीटर। ठीक है, ये एफ ए की लंबाई। तो हेंस लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ वो है 7.3 मीटर, और जो डिस्टेंस है दोनों के बॉटम का वो डिस्टेंस है आपका बी पी आ गया, बी पी 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू √3 को 1.73 और इसको गुना करें तो 17.3 मीटर। ये आंसर। एग्जाम्पल 5, और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द शैडो ऑफ ए टावर, जो कि स्टैंड कर रहा है एक लेवल ग्राउंड पर, उसकी परछाई की लंबाई 40 मीटर लॉन्गर है, कब, जब सन की एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो, देन किससे, व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। मतलब दो अलग अलग सन के एल्टीट्यूड पे आपको शैडो के रिलेशन के बारे में दिया हुआ है, शैडो के लेंथ के रिलेशन के बारे में। इस सिचुएशन को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेवल ग्राउंड यहाँ बना लेंगे। इस लेवल ग्राउंड पे मान लेते हैं हमारे पास ये एक टावर है। यहाँ पर इस टावर का नाम अगर आप ए दे दो यहाँ पर टॉप पार्ट पर, ए बी नीचे पर। अब इस टावर का जो शैडो बनेगा वो कैसे बनता है, तो वो लाइट की वजह से बनता है। तो लाइट के लिए मुझे यहाँ पर एक सोर्स लेना पड़ेगा। तो वो सोर्स मान लिया हमारे पास यहाँ पर सन है ये। तो शैडो कैसे बनता है, जो सन से लास्ट रे जा रही है और ग्राउंड को जिस पॉइंट पे टच करेगी, मान लेते हैं वो पॉइंट सी है, तो यहाँ बी से सी तक जो है ये इसकी शैडो की लंबाई है। ठीक है, तो ये जो शैडो की लंबाई है ये, और सन का एल्टीट्यूड किसे कहेंगे, तो जो ये लास्ट रे है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा यानी ग्राउंड के साथ, उसी को हम लोग सन का एल्टीट्यूड कहते हैं। तो वो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। लेकिन और फिर 60 डिग्री पे भी हम देख लेते हैं कि शैडो कितना बनेगा जब सन की एल्टीट्यूड 60 डिग्री हो। तो 60 डिग्री सन का एल्टीट्यूड कब होगा, तो जब सन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो मान लेते हैं सन की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पर आ गई कुछ टाइम के बाद, तो यहाँ पर सन आ गया। अब यहाँ से शैडो कैसे बनेगा, तो यहाँ से लास्ट रे जो कि टावर से होते हुए जाएगा, टावर के बाउंड्री से, ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस बार मान लेते हैं ये पॉइंट आपका डी हो गया। और इस बार शैडो जो है टावर का, ए बी टावर का कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से लेकर के डी तक। और इस बार जो सन का एल्टीट्यूड है वो यहाँ से यहाँ तक होगा ग्राउंड के साथ, जो कि आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें रिलेशन ये दिया हुआ है कि जब 60 डिग्री सन का एल्टीट्यूड होता है उस टाइम जितनी शैडो की लंबाई होती है, यानी बी से डी, अगर इसको मान लो एक्स मान लेते हैं बी से डी, तो 30 डिग्री होने पर शैडो की लंबाई कितनी होती है, उससे 40 मीटर ज़्यादा होती है। 40 मीटर ज़्यादा है, अगर इसकी x है तो ये हो जाएगा x + 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो है d से c तक लंबाई कितनी है, 40 है। अब हमें निकालना है टावर की हाइट, जो कि ये है।
और टावर की हाइट जो है ये किस तरह से यहाँ पर एक्ट कर रही है, एक परपेंडिकुलर की तरफ, क्योंकि रेफरेंस एंगल जो ये दोनों हैं उसके लिए कॉमन साइड ये है, तो इसलिए ये किस तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। हमें हाइट निकालना है और जो रिलेशन दिया हुआ है वो बेस में दिया हुआ है, तो बेस और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के टेन थीटा वाले कंसेप्ट में आता है। तो इसको करेंगे कैसे हम लोग एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले लेट कर लिया आपने क्या कि ए बी जो हो गया वो टावर हो गया, ए बी टावर, ठीक है। और दो सन के एल्टीट्यूड दिए हुए, एक थीटा 1 मान लेते हैं हम लोग कितना 60 डिग्री, और एक दूसरा कितना है थीटा 2 30 डिग्री। तो सबसे पहले अब हमें पता है हमें जो चीज़ निकालना है वो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है, लेकिन इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं, एक ए बी डी और एक ए बी सी बड़ा वाला। तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल आप कितना लोगे, तो थीटा 1 की वैल्यू आपने ले लिया कितना 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया ए बी और बेस यानी शैडो की लंबाई, तो जब 60 डिग्री एंगल रहता है तो शैडो कितना होता है, बी डी होता है, तो ये बी डी मैंने यहाँ लिख दिया। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आप टेबल से निकाल लोगे, ए बी को ए बी रहने दिया और बी डी को आपने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है। बी डी को आपने एक्स माना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी इंटू 1 ए बी, और ये हो गया आपका √3 एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल इस बार ए बी सी में, ए बी सी मतलब कि इस जिसमें सन का एल्टीट्यूड जो था वो 30 डिग्री था, तो tan थीटा का वही कंसेप्ट लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो वही आपका ए बी हो जाएगा, लेकिन इस बार जो बेस होगा वो पूरा का पूरा ये बी सी होगा, क्योंकि इस बार आपने ट्रायंगल ए बी सी लिया हुआ है। तो बी सी ये कितना हो जाएगा, बी सी tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, टेबल से आपको पता चलेगा। ए बी को ए बी रहने दिया। अब बी सी की वैल्यू, बी सी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, x+40 है, तो ये हो गया आपका x+40। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी √3 और ये 1 से करेंगे तो x+40 ही आएगा। और मैं यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकाल दूँ, ए बी बराबर तो x+40 और होल अपॉन में √3, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्यों मान लिया इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में भी देखो आपने ए बी निकाला, यहाँ पर भी ए बी निकाला दोनों ट्रायंगल से, और यही तो कंसेप्ट हमारा चलता रहता है कि कोई दो ट्रायंगल मिल रहा है तो हम उसमें ये देखेंगे कि कोई कॉमन चीज़ आ रहा है या दो चीज़ बराबर आ रहा है, ताकि वहाँ से हम इक्वेशन निकाल लें। तो इसमें जैसे ए बी फर्स्ट इक्वेशन में निकला और सेकंड में भी ए बी निकला, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में ए बी की वैल्यू √3x है और सेकंड इक्वेशन में ए बी की वैल्यू कितनी है, x+40 और होल अपॉन में √3। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 को √3 से करोगे तो आपको 3 और x की जगह x मिलेगा, और 1 से इसको करेंगे तो ये यही रहेगा। अब यहाँ पर x इस तरफ आएगा, √3x - x, और ये बराबर 40, तो आपका आगे क्या होने वाला है, तो 3x में x चला गया, आपको मिला 2x और ये 40, और यहाँ से x की वैल्यू 40/2, ये हो गया आपका कितना 20। और मुझे निकालना था क्या, टावर की हाइट ए बी है, तो ए बी वाला कोई भी इक्वेशन उठा लो, जैसे कि ये फर्स्ट वाला ही मैं उठा लेता हूँ, ए बी बराबर √3x। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोई सा भी आप उठा सकते हो जिसमें कि x हो और ए बी हो, तो ए बी बराबर √3x और यहाँ √3 इंटू ये 20, तो ए बी बराबर ये हो गया आपका 20√3 मीटर टावर की हाइट हो गई, ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 6, और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब एक टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब कि इस बिल्डिंग से भी ऊंची है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से जब 8 मीटर टॉप बिल्डिंग के टॉप को ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री।
और वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से जब 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम पार्ट को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनता है। तो हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ठीक है, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसे हम सब डायग्राम बनाते हैं ऐसा सबसे पहले कि दो बिल्डिंग है, तो ग्राउंड पे ये ग्राउंड बना लिया हमने, एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपका ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया। और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है जो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, दोनों का नाम लिख देते हैं कि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का नाम AB है और जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसका CD है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जब टॉप से दूसरे वाले बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, तो जो ये लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे की तरफ A से C की तरफ आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन खींच दो, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन तो पैरेलल खींच दिया हमने, तो उसके साथ लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाती है उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, जो कि टॉप का आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। और इसी मल्टी स्टोरी टॉप बिल्डिंग यानी A से जब दूसरे वाले बिल्डिंग के बॉटम वाले पार्ट यानी D को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है आगे क्या कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है AB ये कितनी है, और हमें दूसरी वाली बिल्डिंग की हाइट दी गई है 8 मीटर। तो ये निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल तो हमें दिख रहा है ABD, दूसरा ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए मैं यहाँ C से एक पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल के खींच देता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ E। तो अब इससे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया जैसे, और दूसरा हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाला अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और अगर ये पूरा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के हमको एंगल पता चल गया और हमें जो चीज़ अब निकालना है वो निकाल लेते हैं। और साथ में हमें दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी भी निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी हमें D से B तक की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि लेट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो हमने मान लिया क्या AB मान लिया, और दूसरी जो सेकंड बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग ये हमने CD माना है और CD की हाइट आपको दी गई है कितनी 8 मीटर। अच्छा, अगर ये CD 8 मीटर है तो यहाँ से ये EB भी जो होगा ये भी 8 मीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का ये अपोजिट पार्ट हो जाएगा, ये अपोजिट साइड। और हमको पूरे बिल्डिंग की हाइट चाहिए AB की, तो मुझे बस अब क्या निकालना है AE निकालना है। और AE जो है वो किस ट्रायंगल का हिस्सा है, ACE ट्रायंगल का है। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इस ACE ट्रायंगल में लगाएंगे और एक दूसरी बार ADB में लगाएंगे। और दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि कौन सा चीज़ ऐसा है जो इक्वल आ रहा है, तो वो ये वाला पार्ट है CE और ये DB। और जो चीज़ पूछा गया है वो किसका पार्ट है, परपेंडिकुलर का पार्ट है। और जो चीज़ इक्वल है वो कौन है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला कंसेप्ट हमें किस में मिलता है, tan थीटा में मिलता है। और हमें दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ लिख लेते हैं कि θ1 की वैल्यू आपकी हो गई 30 डिग्री और दूसरी वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या हमें निकालने बोला गया, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हाइट हमारे पास ये वाली हो गई, तो कोई सही पहला दो ट्रायंगल ले सकते हो। चलो हमने पहले का ट्रायंगल यही ले लेना है कि इन ट्रायंगल, बड़ी वाले ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABD। तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, 45 वाला होगा। तो tan θ2 बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो θ2 यानी कितने वैल्यू 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा पूरा AB हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा ये BD हो जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
और ये ए बी, ना तो ए बी पता है हमें और ना बी डी पता है। तो यहाँ से एक चलो एक इक्वेशन मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ए बी की वैल्यू बी डी के बराबर हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम उसी तरह दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल आप ले लो ऊपर वाला जो है ए ई सी, इसमें थीटा की वैल्यू जो है tan थीटा 1, ये वही हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए ई अपॉन बेस, बेस कितना है आपका सी ई। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ए ई पता नहीं है तो ए ई हमने ऐसे ही रख दिया और ये हो गया सी ई। तो हमें याद है कि भाई ये जो सी ई है और ये जो बी डी है ये दोनों बराबर होते थे। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ ताकि इस इक्वेशन के साथ इक्वेट कर लूँ मैं, क्योंकि बी डी और सी ई दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा सी इक्वल टू A√3। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब मुझे आगे क्या करना है कि C भाई आपका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और AE कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ पर AB बराबर BD है। अच्छा ये C जो है C को मैं और क्या लिख सकता हूँ, C को मैं BD लिख सकता हूँ, C बराबर BD, ताकि यहाँ से किसी तरह मुझे इक्वेट करना है, इससे रिलेट करना है। तो C के बदले BD और ये AE√3, ये मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है। तो यार यहाँ पर भी BD की वैल्यू किसके बराबर है, AB के बराबर है, और ये भी BD की वैल्यू किसके बराबर है, AE√3 के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड में देख रहे हैं कि BD की वैल्यू AB है और यहाँ BD की वैल्यू AE√3 है। तो मैंने यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन के BD की वैल्यू AB रख दी और सेकेंड इक्वेशन में BD की वैल्यू AE√3 लिख दिया। अब AB जो यहाँ पर क्यों लिखा है, AB और AE को क्यों रिलेट किया, क्योंकि देखो AB जो है, AB ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है और AB का ही हिस्सा है कौन, AE है। तो मैं AB को AE प्लस BE लिख सकता हूँ, AB को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस BE और बराबर AE√3, और यहाँ से AE और BE की वैल्यू में पता है जो कि दिया था 8 मीटर, ये ना जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये मैंने यहाँ पर 8 रख दिया और ये AE है तो AE√3। तो AE को एक तरफ कर लेते हैं और 8 को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 8 हो गया आपका, यहाँ पर AE√3 और ये इस तरफ आएगा तो AE आ गया। यहाँ से AE कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से √3 बचा और यहाँ से 1 बचा, ये 8 हो गया यहाँ से। और दोबारा से अगर मैं सिर्फ AE की वैल्यू निकालूँ तो 8/√3 माइनस 1 हो गया आपका, AE की वैल्यू √3 माइनस 1 हो गया। लेकिन क्या मुझे AE निकालना है, नहीं AE निकालना नहीं, हमें निकालना है AB। तो देन AB बराबर क्या होगा, AE प्लस BE होगा। तो AE की वैल्यू कितनी है 8/√3 माइनस 1 और प्लस BE की वैल्यू कितनी है, तो BE की वैल्यू 8 थी हमारे पास, तो ये हो गया 8। अगर दोनों में कॉमन ले लो 8 तो यहाँ से बचेगा 1/√3 माइनस 1 और प्लस का 1, और यहाँ पर 8 बाहर में रखा, अंदर में क्या है एलसीएम ले लिया, √3 माइनस 1, यहाँ 1 बचा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल। अच्छा नीचे में जब इस तरह का चीज़ आए तो इसको रैशनलाइज करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो 8 ऊपर में तो क्या √3 बचा और यहाँ नीचे में √3 माइनस 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, √3 प्लस 1 से, ताकि ये रैशनल नंबर बन जाए। और नीचे में प्लस से किया है तो ऊपर में भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिला आपको 8 और यहाँ पर जो है ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √3 प्लस 1 और होल अपॉन में। अब जैसे यहाँ सिचुएशन देख लो, अगर √3 को मैं A मान लूँ तो और 1 को
बी, तो ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा में, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपका √3 का स्क्वायर हो गया और 1 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। यहाँ से 8√3 और ये √3 प्लस 1 और होल अपॉन में √3 का स्क्वायर आपको 3 मिल देगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 8√3 और यहाँ पर √3 प्लस 1 और होल अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट गया। तो आपका आया क्या, 4√3 और यहाँ से √3 प्लस 1 और ये किसकी वैल्यू निकली है, तो अभी निकाल रहे थे क्या, ए बी जो कि पूरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है। तो यानी आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आपको निकल चुकी है, ए बी बराबर कितना, 4√3 बस, और यहाँ पर √3 प्लस 1 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई। फिर दूसरा बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस में निकालना है। बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस यानी BD निकालना है। तो BD कैसे निकालेंगे, तो BD यहाँ पर देखो, एक कोई इक्वेशन उठा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन देख लो कि AB = BD, फर्स्ट इक्वेशन से 1045 से बना था हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, BD। AB बराबर क्या है, BD है, और तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, AB और BD की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो वही इसका भी वही हो जाएगा, 4√3 प्लस 1 मीटर, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी बिल्डिंग का यही आ जाएगा आपका, और ये हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये दो आंसर आपका सेम ही होगा। सॉरी, डिस्टेंस दोनों बिल्डिंग का ये वाला हो गया आपका। एग्जाम्पल 7 और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank of opposite side of river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at height 3 meter from the banks, find the width of the river. मतलब ये कहा गया है कि एक रिवर है और उसके अक्रॉस एक ब्रिज बनाया गया है। तो चलो ये मान लेते हैं क्या, ये रिवर हो गया हमारे पास, ठीक है, रिवर की ये चौड़ाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक रिवर, और ये दोनों बैंक है, बैंक मतलब किनारा, ये दोनों किनारा हो गया, और इसके ऊपर से एक ब्रिज गया हुआ है, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई पॉइंट है, ब्रिज पर ये पॉइंट है जो मान लिया P पॉइंट है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ क्या बोला जा रहा है, डिप्रेशन बोला जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ब्रिज के ऊपर से देखा जा रहा है। ऊपर से जब इस पॉइंट को देखा जाता है, यहाँ से मान लो ये पॉइंट हो गया आपको, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे, जिस पॉइंट से देखते हैं वहाँ पर एक लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल खींचना चाहिए। तो ये एक मैंने लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल ऐसे खींचा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, जो कि दिया हुआ है आपको, एक तरफ का 30 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरे किनारे यानी दूसरे बैंक का इसी पॉइंट से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं, तो यहाँ से ये लाइन इस तरफ हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपको कितना, 45 डिग्री, और 45 डिग्री, और जो पॉइंट है ब्रिज पर, इसकी जो हाइट है नदी के किनारों से, तो वो है, ये हाइट हो जाएगी, और इस हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है, और हाइट मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा, हाइट मतलब ही होता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब ये हो गया, अब मुझे निकालना है विड्थ ऑफ रिवर, यानी रिवर की जो चौड़ाई है ये निकालनी है। तो ये निकालने के लिए मतलब इस बार मान लेते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पर M हो गया, यानी ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इन दोनों साइड को जोड़ देंगे तो ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी। लेकिन ये दोनों साइड निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। अब दोनों में एंगल देखना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 45 है, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल से 45 हो जाएगा। और एक जो है ये हाइट दी गई है 3 मीटर, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और जो निकालना है वो बेस का पार्ट है। ये हमको ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, वो किस टी रेशियो में आता है और वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। जैसे कि जो निकालना है हमें वो बेस का पार्ट है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और जो दिया हुआ है या जो कॉमन है वो परपेंडिकुलर का पार्ट है। तो इन्हीं दोनों में रेशियो निकालना है मुझे। तो tan थीटा के कंसेप्ट से बन जाएगा, क्योंकि tan थीटा में ही परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो सबसे पहले
इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन, तो क्या क्या गिवन है, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि θ1 की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है और दूसरी वैल्यू जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। हाइट ऑफ ब्रिज जो दी गई है, हाइट यानी परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, जो कि है आपका कितना 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल नाम PMB। PMB कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हो गया PMB में अगर आप एंगल लें तो यहाँ पर एंगल θ1 मान लेते हैं इसको, जो कि है आपका 30 डिग्री है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा ये एंगल यहाँ पर है, तो ये तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका PM, जिसकी हाइट हमें दी गई है PM। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, और होल अपॉन में बेस कितना है आपका, बेस है आपका B1m। तो वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 1/√3, और PM हमें दिया हुआ है 3 मीटर और BM पता नहीं है, B1m नहीं पता है। तो यहाँ से चलो BM1m निकाल लेते हैं। तो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। तो B1m को 1 से किया इतना ही रहा, और ये √3 को 3 से किया तो √3 हो गया। चलो इतना मीटर आ गया। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में हम लोग क्या कर लेते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा है ये ट्राइंगल, इस बार हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे PMB2। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, इन ट्राइंगल PMB2 में वही थीटा की वैल्यू इस बार कितनी है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो यहाँ से अब जब निकालोगे tan ऑफ कितना 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हमारा वही हो जाएगा कौन PM, और बेस हो जाएगा आपका क्या MB2। तो इसकी वैल्यू 1 और PM की वैल्यू 3 और MB2 पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया MB2 बराबर कितना 3 मीटर। लेकिन मुझे निकालना है नदी की चौड़ाई, देन विड्थ ऑफ रिवर जो कि है B1B2, और ये किसके बराबर होगा B1m प्लस MB2। नदी की पूरी चौड़ाई ये और प्लस ये, और दोनों वैल्यू आपने निकाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस 3, दोनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं 3 देख रहे हैं, 3 कॉमन लिया, √3 + 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया।